गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपका सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी, सिर्फ इंग्लिश के इंग्लिश के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बट फॉर अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, दैट इज़ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग से आपको क्या समझ में आता है? नोट मेकिंग से ये समझ में आता है हमें कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, चाहे वो हम अपने स्कूल एग्ज़ाम की या कॉलेज एग्ज़ाम के लिए कर रहे हों, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है बेटा कि हम आखिरी दिन पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज़ कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? वी ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। मतलब हम उसको शॉर्ट में, जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको शॉर्ट में पहले ही उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं कि हम जब लास्ट में जब एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे तो हम वो उसको देख के पढ़ सकेंगे। नाउ ये जो टॉपिक है, ये हमारा नोट मेकिंग जो है वो हमारा इंग्लिश में भी बहुत यूज़फुल है, और साथ में इसकी आपके 11th क्लास में 8 मार्क्स की वेटेज है। तो 8 मार्क्स मीन्स अ लॉट आउट ऑफ 80 मार्क्स, एंड यू कैन ईजली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक विद अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है, एंड यू कैन ईजिली स्कोर विदाउट एनी मच एफर्ट 6 to 7 मार्क्स इन दिस, बट जस्ट डू अकॉर्डिंगली, तो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब ये एक अनसीन पैसेज होता है जो 200 to 250 वर्ड्स के करीब है इस साल से। पहले ज़्यादा बड़ा था, बट फ्रॉम दिस ईयर फॉर 11th क्लास इट्स फॉर जस्ट फॉर 200 to 250 वर्ड्स। आपको करना क्या है इसमें? सबसे पहले एक सूटेबल टाइटल देना है, मतलब जिसके भी बारे में है ये पैसेज उसके लिए आपको एक टाइटल देना है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है? नोट्स बनाने हैं एब्रीविएशंस यूज़ करके, मिनिमम 4, मिनिमम, एंड आई थिंक सो मैक्सिमम भी बहुत हैं 4, इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ भी ज़रूरी हो। और थर्ड थिंग इज़ टू राइट अ समरी, मतलब जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको एक पैराग्राफ में लिखो कि वो उसकी समरी हो जाए। इसकी मार्किंग स्कीम कैसे है? मतलब अगर आप ये चीज़ें करते जाएंगे तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने करेक्ट टाइटल दे दिया तो 1 मार्क, नोट्स बनाने के आपके 3 मार्क्स हैं, एब्रीविएशन देने के आपके 1 मार्क है, और समरी में भी आपके 3 मार्क्स हैं। और समरी में जो है उसमें भी 2 मार्क्स कंटेंट के और 1 मार्क एक्सप्रेशन का। तो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है तो डू नॉट वरी इस नोट मेकिंग के लिए। मतलब अगर कंटेंट सही है और एक्सप्रेशन जो थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी हो रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है देन ऑल्सो यू विल गेट गुड मार्क्स। अब सबसे पहले टाइटल लिखने के लिए आपको क्या करना है? द टाइटल शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड रेलेवेंट। मतलब टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, 2 to 3 वर्ड्स और 1 वर्ड एनीथिंग, एक थोड़ा फ्रेज हो और रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब जो पैसेज है, ये नहीं कि पैसेज में कुछ है और आप जो टाइटल है वो कुछ और दे रहे हैं। तो इट शुड बी टू द पॉइंट, और कोई भी एक बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। एंड द टाइटल शुड टेल द स्पिरिट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पैसेज। जो मेन थीम है पैसेज की वो टाइटल जो है वो आपका बताए। टाइटल्स, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम टाइटल लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल्स के साथ होना चाहिए। मतलब जैसे कोई बड़ा टाइटल है तो उसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, बड़ा टाइटल का मीनिंग है कि 2 या 3 वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन तीनों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका टाइटल, एंड देन कम्स द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ मेकिंग नोट्स। जो इसके एक्चुअली नोट्स हैं वो उसके बारे में, वैसे ही वो 3 मार्क्स का ही है। अब नोट्स जो हैं वो भी शॉर्ट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। मतलब कुछ भी अटपटा नहीं लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देना ही नहीं है। शॉर्ट में देना है कि आप लास्ट मोमेंट में उसको देखें और आपको पता चल जाए कि आपके टोटल पैसेज में है क्या।
फुल लेंथ सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। फुल लेंथ सेंटेंसेस दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो होना ही नहीं चाहिए, वो होना भी नहीं चाहिए। बड़ा हो जाएगा तो एक सेकेंड थिंग हो जाती है, होना ही नहीं चाहिए, नोट मेकिंग में होता ही नहीं है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए इसमें, और लॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे क्रोनोलॉजिकली वैसे होना चाहिए। नहीं कि पहले कुछ दे दिया बाद में कुछ दे दिया, जो पहले वाला पॉइंट है उसमें आपने सेकंड पॉइंट दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। फाइंड सूटेबल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब इसका जो फॉर्मेट है वो ऐसे होना चाहिए। देखो, सबसे ऊपर टाइटल आया, फिर आगे आपकी मेन हेडिंग और फिर सब हेडिंग। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें तो 1.1, 1.1.1 ऐसे करके दिया हुआ है, पर आप उसको छोड़ दो, स्किप दैट एंड यू कैन कम आउट हियर। जैसे सेकंड में है 2, 2.1 सब हेडिंग, फिर 2.2, 2.3 ऐसे। तो 3 या 4, मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 3, इतने आपने इसमें पॉइंट्स देने हैं। 5 तक भी चल जाते हैं, बट ठीक है, यू कैन गिव 3 to 4 एट ईदर 5, मैक्सिमम 5 जो हेडिंग्स हैं, और उसमें 2 या 3 आपकी सब हेडिंग्स होनी चाहिए। अब जो पहली हेडिंग है, देखो यहाँ टाइटल है और फिर उसके बाद मेन हेडिंग आ गई यहाँ पर ये। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये टाइटल और इस हेडिंग को सेम कर देते हैं, ये अलग होनी चाहिए। टाइटल शुड बी डिफरेंट एंड दिस फर्स्ट हेडिंग और सेकंड थर्ड हेडिंग जो भी हो, ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, तो वो जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट। टाइटल एंड हेडिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स एंड यू शुड गिव डिफरेंट ओनली। ठीक है, अब फाइंड सूटेबल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हो गया। टाइटल शुड नॉट बी रिपीटेड, अवॉइड यूजिंग एग्जाम्पल्स, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस। अब आपने इसमें आर्टिकल्स नहीं देने, प्रपोजिशंस नहीं देने, एग्जाम्पल्स नहीं देने, इसलिए नहीं देने क्योंकि फिर आपका जो नोट्स है वो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो हमें नोट्स जो हैं वो शॉर्ट में देने हैं। हाइफन सिंबल्स भी आप दे सकते हैं गैप देने के लिए। अब कैसे देना है, नोट्स बनाने कैसे हैं, ये तो मेकिंग नोट्स है। अब स्टेप्स टू नोट मेकिंग। रीड द पैसेज थॉरोली, पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ो। कीवर्ड्स, जो मेन वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, उनको ढूंढो, लोकेट करो। अब डिवाइड द पैसेज, इस पैसेज को जैसे, क्योंकि 3 या 4 हेडिंग्स या मैक्सिमम 5 हेडिंग्स देने हैं, इसको आप लगभग 3 या 4 पार्ट्स में थीमेटिकली डिवाइड कर दो, स्ट्रक्चरली डिवाइड कर दो, मतलब आपको उसकी हेडिंग्स निकाल लो, उसको डिवाइड करो इतने पार्ट्स में कि ये पार्ट आपने इसमें देना। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर जिसमें आपने पहला पार्ट डिवाइड किया उसकी वो हेडिंग, और उसके जो छोटे छोटे से मेन जो चीज़ें आपको लग रही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो उसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, वो उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन यूज़। अब जो एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें एब्रीविएशंस की यूजेज। एब्रीविएशंस बनाइए, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनकी एब्रीविएशंस बनाइए, और सिर्फ 4, मिनिमम 4 चाहिए, आप 4 ही बनाइए, ज़्यादा 5 या 6 बना लेंगे, लेकिन जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसमें 8 बनी हुई हैं, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी पॉइंट मेकिंग सो मैनी एब्रीविएशंस, क्योंकि आपका उसमें टाइम वेस्ट होता है, बट इट्स अप टू यू। बट जो एब्रीविएशंस बनाते हो वो एब्रीविएशन आपने नोट्स में यूज़ करनी है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ भी लिख देते हैं उसमें, और वो एब्रीविएशन उसमें यूज़ ही नहीं करते, तो इट्स यूजलेस राइटिंग दोज वर्ड्स और एब्रीविएशंस। जब एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे फिर उसके बाद नीचे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे की टू एब्रीविएशंस। तो जो एब्रीविएशंस आपने यूज़ की हैं और जो उसकी फुल फॉर्म है, आप वो दोनों ही उसके अंदर लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा नोट्स का। अब ये इसका फॉर्मेट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग्स, और उसके बाद है समरी। समरी में क्या है, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्रेशन। अब जो समरी है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 वर्ड्स। एक्चुअली पहले जो पैसेज होता था वो बड़ा होता था, 400 वर्ड्स के करीब, एंड सो योर समरी वॉज, you were expected to write a summary of about 80 words in that, but now as your passage has been reduced, the words of the passage has been reduced to 200 to 250 words, so you can develop a summary for about 60 to 80 words, or
जो भी क्वेश्चन में आएगा आप उसके हिसाब से देख लेना, बिकॉज हमें भी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जो हमें सैम्पल पेपर्स में दिख रहा है वी आर टेलिंग अकॉर्डिंग टू दैट। देन पिक अप द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कंप्लीट सेंटेंसेस में बनाइए और बिना एब्रीवेशंस और सिंबल्स यूज़ करे हुए आप अपना समरी लिखिए। नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल बाय गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द नोट मेकिंग। ये एक पैसेज है आपके सामने, तो फर्स्ट लेट्स रीड द पैसेज, because without reading the passage we cannot understand what is there in the notes. So it's an unpretentious structure tucked in a corner of Chandni Chowk. It could be missed by a passer-by but for the chirping which gives away its unique mission. The Charity Birds Hospital is the only one of its kind in the country. ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो एक चांदनी चौक के कॉर्नर में है। किसी से भी राह चलते से ये मिस हो सकता है, लेकिन जो पक्षी हैं उनसे नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसकी जो एक काम है, एक अलग ही काम के लिए ये जो बिल्डिंग है वो है। और वो क्या है? चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल जो है, ये जो बिल्डिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक अपना ही एक अलग ही काइंड का है, एक ही अनोखा है, कोई भी इसका सिमिलर ऐसा हमारी कंट्री में नहीं है क्या इसके अंदर? Many people arrive here daily with injured birds which they may have found lying by the roadside. After a quick inspection, an attendant makes a simple entry in the register, name of the person, kind of bird and date, and admits the patient for treatment free of cost. The bird then becomes the sole responsibility of the hospital. अब यहाँ पर बहुत लोग आते हैं रोज़, कैसे आते हैं? जो ज़ख्मी पक्षी होते हैं उनको लेकर, जो उन्हें मिलते हैं रास्ते में कहीं भी गिरे हुए, जैसे भी चोट लग जाती है उनको, और फटाफट जो अटेंडेंट होता है वो उनको ध्यान से देखता है और रजिस्टर में एंट्री करता है, जो बर्ड जो जना उसको लेकर आया, बर्ड का काइंड, डेट, और उसको उस हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है बिना किसी कॉस्ट के। और फिर जो है ये बर्ड जो है वो हॉस्पिटल की ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस बर्ड की केयर करना, उसका इलाज करना। अब जो बीमार पक्षी है, द एलिंग बर्ड इज एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड एंड देन केप्ट इन एन आइसोलेटेड केज। आफ्टर मेडिकेशन एंड प्रॉपर केयर इज ऑल दैट इज नीडेड. After the wound heals, the bird is moved to common section with the other birds of its kind. Soon it will be healthy enough to fly away. Many keep visiting the terrace for food and water. जो चोट लगा पक्षी है उसको पहले फर्स्ट एड दी जाती है, फिर एक उसको अलग ही पिंजरे में रखा जाता है। ज़्यादातर दवाई ही बहुत होती है और थोड़ा सा ध्यान देना ही ज़्यादातर ज़रूरत होती है। और जिसके बाद जब उसका ज़ख्म जो है वो भर जाता है, वो पक्षी को एक कॉमन सेक्शन, जैसे एक हॉस्पिटल्स में होता है ना, एक अलग सबके साथ मिला के वहाँ पर उसको रख दिया जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है, हेल्दी हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। और ज़्यादातर क्या, जब वो उड़ जाते हैं तो वो कई बार वापस आते हैं छत पे। आपको पता ही है बर्ड जो हैं वो वापस अपने जो उसका ध्यान रखते हैं उनके पास ही लौट के आते रहते हैं। The work began way back in 1929 in a small one-room structure. One Lala Lachmul Jain, along with others, decided to start a medical facility for birds. Later, it became increasingly difficult to treat the large number of birds being brought. In 1957, the present building was inaugurated. ऐसा ये जो काम है ये 1929 में शुरू हुआ था एक छोटे से कमरे में। लाला लक्ष्मण जैन और कुछ और लोगों ने ये डिसाइड किया कि बर्ड्स के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। और फिर इतने ज़्यादा बर्ड्स आने लग गए तो बहुत मुश्किल हो गया उस कमरे में इनका इलाज कर पाना। फिर 1957 में ये बिल्डिंग बनी, इसका उद्घाटन हुआ। यहाँ पर ये हॉस्पिटल टाइप एक बिल्डिंग थी जहाँ पर सारे बर्ड्स को इस प्रकार से चोटिल बर्ड्स को लाया जाता था। The progress of the hospital has been slow but steady. Till 1968, only Ayurvedic treatment was being administered. Allopathy was adopted that year, and it was as recently as in 1992 that a laboratory was set up to conduct pathological tests.
Though surgery is conducted at times and doctors try their best to save the bird's life, it is often too late. The mortality rate is quite high. Around 5 to 6 birds die every day. अब जो हॉस्पिटल की जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी थी, बहुत स्लोली हुई, लेकिन स्टेडीली हुई, बराबर लगातार होती रही। 1968 में तक तो सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी देने लग गया और 1992 में एक लैब बनाई गई और जहाँ पर इनके टेस्ट भी होने लग गए। कभी कभी सर्जरी भी की जाती है और बहुत कोशिश करते हैं जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं बर्ड्स की ज़िंदगी को बचाने के लिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत देर ना हो गई हो। मॉर्टेलिटी रेट, जो डेथ का रेट है वो काफ़ी हाई है। ज़्यादातर 5 से 6 बर्ड्स रोज़ ही दम तोड़ देते हैं। The hospital survives only on charity. The trustees proudly claim that there is a steady flow of donations. Rich businessmen, visitors and even tourists donate generously. Till date, they have never approached the government for funds. जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर लोगों के ही चैरिटी पे, जो लोग डोनेशंस देते हैं, जो लोग दान देते हैं, उसी पे सरवाइव करता है। जो भी ट्रस्टीज़ हैं, जो भी इसके पैसे का जो काम करते हैं, वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि बहुत डोनेशंस आते हैं, बहुत लोग दान करते हैं और टूरिस्ट भी बहुत पैसे देते हैं और आज तक गवर्नमेंट के से फंड्स लेने की, पैसे लेने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। However, the hospital has drawbacks. It does not accept carnivorous birds and does not admit pet birds. Moreover, the bird is subjected to a lot of stress as being in Old Delhi. The place is not easily accessible since it survives on charity. It is unable to take up research work. अब हॉस्पिटल की बहुत कमियां भी हैं। वो कार्निवरस बर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करता, कार्निवरस जो बर्ड्स को ही खाए, जो एनिमल्स को खाए, और पेट बर्ड्स को भी नहीं लेता, और जो है वो है कहाँ पर, ओल्ड दिल्ली में है, जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, और वो सर चैरिटी पे ही चलता है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं आते, इसलिए उसमें कोई रिसर्च वर्क नहीं हो सकता। बट वर्क गोज ऑन। द स्टाफ सेज दैट दे हैव रिसीव्ड एज मैनी एज 50 to 60 cases a day. The hospital has an emergency ward and stays open round the clock. It spends approximately rupees 6 to 7 lakhs annually and at any given time looks after 4,000 to 5,000 birds. लेकिन फिर भी काम चल रहा है। अब ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, वो कहते हैं उनको 50 से 60 केसेस रोज़ के आते हैं उनके पास, और हॉस्पिटल का एक इमरजेंसी वार्ड भी है जो 24 घंटे काम करता है, और लगभग 6 से 7 लाख वो साल के पैसे खर्चते हैं, और लगभग 4,000 से 5,000 पक्षियों का एक ही समय इलाज भी होता है। अब इस पैसेज को पढ़ के, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, make notes on it using recognizable abbreviations wherever necessary and supply a suitable title. Write a summary of the passage in about 50 words. Now in this question they are saying to write a summary in 50 words. Okay, fine. अब टाइटल जो है, सबसे पहले तो हम देते हैं टाइटल। Now title can be written at any 2 points, but it is important that you can write the title first. सबसे पहले आप टाइटल लिखिए। आप देखो नीचे दिया है इन्होंने एब्रीविएशंस के, द चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल, बिकॉज दिस पैसेज इज ऑन द चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल, सो दे हैव गिवन द टाइटल द चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल, जो हम ऊपर लिखेंगे सबसे पहले। अब हेडिंग जो है, पहली हेडिंग भी चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल है, बट दैट शुड बी डिफरेंट। यू कैन से, आप क्या देंगे, बिकॉज इसमें हम एक्चुअली यू कैन गिव इन दिस, बिकॉज हम पहले उसके बारे में ही बता रहे हैं ना, उसकी बिल्डिंग में ही बता रहे हैं, तो हम ये लिख देते हैं। चलो फर्स्ट हेडिंग में चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो इट वाज, कब इसको एस्टैब्लिश किया था, 1929 में, बाय फ्यू लाइक माइंडेड पीपल। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, आप देखो इसमें, ये इसमें आ रहा है ना, 1929 में ये एस्टैब्लिश हुई यहाँ पर, और एक जैसे लोग थे। और प्रेजेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन कब हुई, 1957 में। फिर सेकंड पॉइंट में आपने क्या दे दिया, उसके मेन फीचर्स, जिसमें क्या आ गया, फ्री ट्रीटमेंट टू बर्ड्स, 24 आवर्स सर्विस, फैसिलिटीज़ क्या हैं, फिर सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से आते हैं, और इसके ड्रॉबैक्स, ये सारे इसके मेन पॉइंट्स इसमें आ गए। ड्रॉबैक्स में क्या आ गया आपका, हाई मोर्टेलिटी रेट,
कार्निवरस बेड्स, पेट्स नॉट अलाउ, लैक ऑफ फंड्स फॉर रिसर्च वर्क, सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से हैं, चैरिटी, एंड एक्सपेंडिचर जो है वो ₹6 to 7 lakhs एनुअली। ये हो गए आपके नोट्स। और यहाँ आगे देखो आपकी एब्रीवेशन, एस्टैब्लिश, देखो यहाँ पर है ना एस्टैब्लिश्ड, और ये फुल फॉर्म है जो सबसे ऊपर हमने फर्स्ट के ए में दी हुई है, एस्टैब्लिश्ड, ESTD, यहाँ आपका ESTD। फिर आपकी बिल्डिंग, उसी के साथ देखो फर्स्ट बी में BLDG, बी बिल्डिंग पूरा फॉर्म आ गया। फिर आपका इनैगुरेशन, देखो INAUG, INAUG। इसी प्रकार से आप बाकी भी सिंबल्स और एब्रीवेशंस दे सकते हो। और इसी नोट्स को मैंने एक्सपैंड किया और ये आपने इसकी समरी बना दी 50 वर्ड्स। आई थिंक एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसके बाद 5 पैसेज और हैं, मतलब 2 तो आपके ये सॉल्व है, ये देखिए, एंड 3 और मैंने आपको इसमें अनसॉल्व दिए हैं। यू आर गोइंग टू डू ऑल दीज पैसेजेस एज हॉलीडे होमवर्क, और फिर उसके बाद मैं आपका ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, बट कंप्लीट दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। ओके।